नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 1 की। और ये चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। भूगोल को एक विषय के रूप में हम कैसे देखते हैं, तो इससे ये संबंधित है। और इसके मुख्य मुख्य जो टॉपिक्स हैं, पहले हम समझेंगे ज्योग्राफी क्या है। इसके बाद ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, एक समाकलन के विषय के रूप में कैसे काम करता है, इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, और इन ब्रांचेज के साथ साथ ये बुक चूँकि फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो फिजिकल ज्योग्राफी, उसके एलिमेंट्स और उन सब के इम्पॉर्टेंस को हम लोग समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, व्हाट इज ज्योग्राफी या भूगोल क्या है। तो भूगोल बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द है जियो और दूसरा है ग्राफोस। ये दोनों ही शब्द एक ग्रीक स्कॉलर इरेटोस्थनीज के द्वारा दिए गए थे, और यही रीजन है कि इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का जनक कहा जाता है। इनका समय था 276 से 194 बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले ही इन्होंने इस शब्द को दिया था। तो जियो मीन्स द अर्थ और ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। लेकिन यदि इस शब्द को, भूगोल को क्लोजली हम लोग देखते हैं, तो ये पृथ्वी के तल पर, भूतल पर पाए जाने वाले प्रतिरूपों से संबंधित है। इन प्रतिरूपों का अध्ययन करने वाला विषय भूगोल है। और ये प्रतिरूप, इनके पीछे मुख्यतया कुछ प्राकृतिक कारक होते हैं, कुछ मानवीय और सांस्कृतिक कारक होते हैं। तो इनके कारण इन प्रतिरूपों में विविधता पाई जाती है। अब ये भौतिक और मानवीय कारक कौन कौन से हैं, तो यदि भौतिक कारकों की बात की जाए, फिजिकल फैक्टर्स की या नेचुरल फैक्टर्स की, सबसे पहले इसमें आता है रिलीफ फीचर या उच्चावच। उच्चावच के साथ अपवाह तंत्र, ड्रेनेज बेसिन, इसके साथ साथ मौसम और जलवायु के तत्व आते हैं जो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। फिर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इसके बाद सॉइल्स, किसी क्षेत्र की मृदाएं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं फिजिकल फैक्टर। और फिजिकल के साथ जो ह्यूमन फैक्टर या कल्चरल फैक्टर हैं, तो कल्चरल फैक्टर में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ साथ जो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं, खनन, कृषि कार्य, औद्योगिक कार्य, परिवहन और संचार के साधन, इसके साथ साथ अधिवास प्रतिरूप, ग्रामीण है, अर्बन है, व्यापार और वाणिज्य के संस्थान, परिवहन के मार्ग, जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी एरियाज में, उनके नियोजन के लिए प्रतिरूप बने हुए हैं। तो ये सारे ऐसे प्रतिरूप हैं जो मनुष्य ने बनाए हुए हैं। तो फिजिकल पैटर्न और कल्चरल पैटर्न, इन दोनों में डिफरेंस होता है, और इन्हीं डिफरेंस के कारण इन सतही प्रतिरूपों में विविधताएं पाई जाती हैं, वेरिएशंस मिलते हैं। और इन्हीं वेरिएशंस को अध्ययन करने वाला, अध्ययन मतलब कि उनका विश्लेषण करने वाला विज्ञान भूगोल है। इन प्रतिरूपों से हम समझ सकते हैं कि जितने भी भौतिक और मानवीय तत्व हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, जिनसे ही इन वेरिएशंस की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी को लंबे समय से मानव के आवास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसीलिए कुछ विद्वान भूगोल को पृथ्वी के मानव के निवास के रूप में, अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो बेसिकली रियलिटी जो होती है, वास्तविकता होती है, या जो ज्ञान प्राप्त करने का चरम उद्देश्य होता है, वो बहुआयामी होता है। और ये एक किसी भी विषय के अध्ययन के द्वारा ये संभव नहीं हो सकता कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जाए। और उसी ज्ञान के क्रम में जो हमारी पृथ्वी है, वो भी मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी है। और यही कारण है कि प्राकृतिक विज्ञानों में या सामाजिक विज्ञानों में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पृथ्वी पे व्याप्त प्रतिरूपों का अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होते हैं। तो भूगोल बेसिकली जो अपना आंकड़ा लेता है या विषय वस्तु लेता है, वो विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु से एकत्रित करता है, और इसको वो संश्लेषण करने का प्रयास करता है। तो संश्लेषण मीन्स होता है कि किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिए जाएं और फिर इनको आपस में जोड़ा जाए, जिससे ज्ञान के एक बृहत स्तर की प्राप्ति की जा सके। तो इस प्रक्रिया को सिंथेसिस कहते हैं। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। अब जो पृथ्वी तल पे पाए जाने वाले वेरिएशंस हैं, बहुत सारे विद्वानों ने इनको एरियल डिफरेंशिएशन या प्रादेशिक विभेदन के रूप में परिभाषित किया है।
और इनमें सबसे पहला नाम है रिचर्ड हार्टसोन का। तो भूगोल के साहित्य में एरियल डिफरेंशिएशन का शब्द जो है वो रिचर्ड हार्टसोन से जुड़ा हुआ है। तो हार्टसोन साहब कहते हैं कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। ये दो वर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन विवरण और एक्सप्लेनेशन, ये काजल इफेक्ट रिलेशंस की व्याख्या करने वाला वर्ड्स है। और किस चीज़ की व्याख्या? जो पृथ्वी के सतह पे प्रादेशिक विविधताएं पाई जाती हैं उनका एक सकारण व्याख्या और उनके वितरण की व्याख्या करना ही भूगोल है। इसी तरह हैटनर ने डिफाइन किया कि डिफरेंसेस इन द फेनोमिना ऑन द अर्थ सरफेस। तो हैटनर और हार्टसोन ये बेसिकली इनके स्कूल को कहा जाता है कोरोलॉजी, जो पृथ्वी तल पे पाई जाने वाली विविधताओं का अध्ययन करता है। एक एस्पेक्ट ये हम देख सकते हैं कि पृथ्वी तल पे पाई जाने वाली जो भी विविधताएं हैं वो ऐसा नहीं कि स्थिर रही हैं, इन विविधताओं में परिवर्तन भी होते रहे हैं। तो अस्थिर पृथ्वी और एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, अंतर क्रियाएं हैं, उन अंतर क्रियाओं के कारण पृथ्वी के सतह में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों का अध्ययन भी भूगोल का एक विषय वस्तु है। तो हम सीधे सीधे ये परिभाषित कर सकते हैं कि भूगोल स्टडी करता है प्रकृति और मनुष्य के इंटरेक्शन को, और ये एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, इन अंतर संबंधों को हम दो रूपों से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला होता है एडाप्टेशन, कि मनुष्य ने प्राकृतिक तत्वों का कुछ अंगीकरण किया है, उनके अनुसार अपने को ढाला हुआ है। और दूसरा फैक्टर है मॉडिफिकेशन, यानी मनुष्य ने प्राकृतिक तत्वों में कुछ अपने अनुसार परिवर्तन किया है। तो इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा मानव और प्रकृति का अंतर संबंध चलता है। यदि मानव समाज के विकास क्रम को देखा जाए तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढला हुआ था, और जैसे जैसे तकनीकी रूप से यह विकसित होता गया, इस विकास के क्रम में उसने प्रकृति को परिवर्तित करना शुरू किया और हर जगह नई नई संभावनाएं तलाश ली। तो इन संभावनाओं के कारण प्रतिरूपों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और इसी विकास के क्रम में एक वर्ड आता है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी क्षेत्र में किस तरह के प्रतिरूप विकसित हुए हैं। जैसे कहीं पे नगरीय क्षेत्र है, कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र है, और नगरीय क्षेत्र की कुछ अलग विशेषताएं होती है। तो किस तरह से पैटर्न डेवलप हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन या प्रादेशिक संगठन। और इस प्रादेशिक संगठन के अध्ययन को भी कुछ विद्वानों ने भूगोल माना है। तो ये बेसिकली एक पैटर्न का ही उदाहरण है जो भूतल के ऊपर डेवलप होता है। अब इन प्रतिरूपों के अध्ययन के क्रम में भूगोल तीन तरीके के प्रश्नों का विश्लेषण करता है। तो जो पहले प्रश्न है व्हाट, यानी क्या। तो जो भी मानवीय तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसको हम लोग व्हाट फैक्टर से, व्हाट क्वेश्चन से जानते हैं कि वे तत्व क्या हैं। और उसी क्रम में जब उनके वितरण को हम लोग समझेंगे तो इसको कहते हैं वेयर, कि वे तत्व पूरी पृथ्वी के धरातल पे, सतह पे कहाँ कहाँ वितरित हैं, और जहां जहां भी ये तत्व वितरित हैं उनसे एक विशेष प्रकार के प्रतिरूप की रचना होती है। इन तत्वों का वितरण ऐसा क्यों है? तो ये बेसिकली काज इफेक्ट रिलेशन को दिखाता है कि कोई ना कोई जो इफेक्ट है, इफेक्ट दैट मीन्स पैटर्न, तो इस पैटर्न का कारण क्या है। तो इस तरह से साइंटिफिक व्याख्या हमारा भूगोल करता है पूरे पृथ्वी तल पे पाए जाने वाले प्रतिरूपों का। तीन क्वेश्चन से होता है ये, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। अब हम समझते हैं कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, भूगोल एक समाकलन के विषय के रूप में। तो समाकलन मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों को जोड़ लेना, आपस में जोड़ना। इसी को हमने अभी समझा था, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में छोटे छोटे चीज़ों को आपस में जोड़ना और फिर उनको विश्लेषण करना। तो जब हम विषय वस्तु या तथ्यों को आपस में जोड़ते हैं तो उससे उनकी इंटरडिपेंडेंसी का पता चलता है, और पूरा वर्ल्ड ही इंटरडिपेंडेंसी का सिस्टम है। एक तत्व दूसरे पे निर्भर है, दूसरा तीसरे पे निर्भर है, तीसरा पहले पे निर्भर है। इस तरह से एक अंतरक्रिया का तंत्र पूरे पृथ्वी पे चलता है, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जो पृथ्वी की वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसी वास्तविकता के क्रम में जो भूगोल की विषय वस्तु है वो बहुत सारे विषयों से संबंधित है, और उसको हम
लोग इस डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। ये फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, तो ये बेसिकली जो ज्योग्राफी है ये संबंधित है पैटर्न्स ओवर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से जो भी प्रतिरूप संबंधित है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान भूगोल है। और इसको हम लोग देखते हैं, जैसे पहले यहां से चलते हैं जियोलॉजी से, कंटेंट जियोलॉजी का। लेकिन जब हम जियोलॉजी के कंटेंट की पृथ्वी के सतह के सापेक्ष व्याख्या करते हैं तो वो हो गया हमारा जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान। दूसरा सेपरेट विषय है मेटेरियोलॉजी या मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान से जिन तत्वों का भूगोल अध्ययन करता है वो है हमारे क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। तीसरा जल विज्ञान, ये भी सेपरेट सब्जेक्ट है, और इससे हमने लिया ओशेनोग्राफी जो जल विज्ञान के तत्वों का पृथ्वी के संदर्भ में व्याख्या करता है। चौथा सब्जेक्ट ये पेडोलॉजी, अलग सब्जेक्ट है, और इससे हमने जो कंटेंट लिया और जिसका हम भूगोल में अध्ययन करते हैं वो ब्रांच है हमारी सॉइल ज्योग्राफी या मृदा भूगोल। पांचवा बॉटनी, बॉटनी से जो लिया वो प्लांट जियोग्राफी। जूलॉजी से लिया जू जियोग्राफी जो जंतु भूगोल है। इकोलॉजी से लिया ह्यूमन इकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइंस से लिया एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो कंटेंट हम देख सकते हैं बहुत सारे विषयों से लिया है, और उन विषयों का पृथ्वी के सतह के सापेक्ष अध्ययन करना ये भूगोल की शाखाओं का कार्य है। इसी तरह से हम देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी सेपरेट सब्जेक्ट है, और उससे जो लिया हमने वो कल्चरल ज्योग्राफी जो मनुष्य के कल्चर के बारे में स्टडी करता है। देन फिलॉसफी जो बहुत सारे दार्शनिक आयाम थे, वहां से हम लोग पढ़ते हैं भौगोलिक चिंतन की विचारधाराएं, थॉट्स, ज्योग्राफिकल थॉट। सोशियोलॉजी से लिया सामाजिक विज्ञान। हिस्ट्री से हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल ज्योग्राफी। डेमोग्राफी से लिया पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप और इन सब चीज़ों से संबंधित है। इसी तरह इकोनॉमिक्स से लिया इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी का अप्रोच है वो हर विषय वस्तु को पृथ्वी के धरातल से जोड़ने का अप्रोच है। जैसे इकोनॉमिक्स है, एक उदाहरण के लिए देखते हैं तो ये किसी अर्थव्यवस्था में आय व्यय धन प्रवाह, आय और व्यय के वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब आर्थिक प्रतिरूपों को पृथ्वी के धरातल से जोड़ते हैं तो आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु हो जाता है। लेकिन इन सब संश्लेषण करने के लिए ये जितने भी पार्ट हैं ये अलग अलग विषयों से पार्ट लिए गए पार्ट हैं, और भूगोल इन सब का करता है सिंथेसिस यानी संश्लेषण, इन सबको जोड़ता है और इन विषय वस्तुओं के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि जो भी ज्योग्राफर्स हैं, भूगोलवेत्ता हैं, इन सबको जोड़ने के लिए एक प्रॉपर ज्ञान की आवश्यकता होगी, तभी ये चीजें सिंथेसिस की जा सकती हैं। इन सारे विषयों का प्रभाव भूगोल पे पड़ा है और भूगोल का प्रभाव सारे विषयों पे पड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, बहुत सारे स्थानों के इतिहास पे भूगोल का सीधा सीधा प्रभाव पड़ा हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी की। भूगोल की शाखाएं कितनी हैं? तो जब इन शाखाओं की बात करते हैं तो किसी भी विषय का जो अध्ययन होता है वो कुछ अप्रोचेज पे आधारित होता है, और उसी आधार पे उस विषय वस्तु को बांटा जाता है। बेसिकली वर्गीकरण करने का उद्देश्य होता है कि किसी भी विषय वस्तु को कुछ अप्रोचेज से अलग अलग खंड में बांट दिए जाए और फिर उन खंडों का प्रॉपरली स्टडी किया जा सके। तो भूगोल में जो अप्रोचेज होती हैं वो बेसिकली दो हैं। एक होती है सिस्टमेटिक अप्रोच या इसको क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं, और दूसरा होता है रीजनल अप्रोच या प्रादेशिक अप्रोच। तो सिस्टमेटिक में बेसिकली जो भी भौगोलिक तत्व हैं यानी प्राकृतिक तत्व या सांस्कृतिक तत्व, जैसे हमने समझा था कि भूआकृति, जलवायु, जल विज्ञान, उच्चावच, अपवाह तंत्र, मृदा, वनस्पति, ये सारे प्राकृतिक तत्व हैं। और उसी में हमने समझा था जनसंख्या, अधिवास, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, किसी भी क्षेत्र की समस्याएं, उनके नियोजन, इस तरह के जो कंटेंट थे वो मानवीय क्रियाकलाप या सांस्कृतिक क्रियाकलापों में आते हैं। तो प्राकृतिक या मानवीय तत्वों को पूरे विश्व के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो इस अप्रोच को कहा जाता है सिस्टमेटिक अप्रोच। उदाहरण के लिए जैसे जब हम पर्वतों की बात करते हैं या माउंटेन्स की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में माउंटेन्स की स्टडी करते हैं, तो इस अप्रोच को कहा जाता है सिस्टमेटिक अप्रोच। इसी तरह से जब हम वन की बात करते हैं, फॉरेस्ट एरिया की, वनों को पूरे विश्व के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, तो ये अप्रोच हमारी सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध अप्रोच है। लेकिन रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि विभिन्न पदानुक्रम में पूरी पृथ्वी को प्रदेशों में बांट दिया जाता है। जैसे
प्रादेशिकरण के भी बहुत सारे आधार होते हैं। तो बड़े प्रदेश, बड़े से छोटे प्रदेश, छोटे से और छोटे प्रदेश, तो ऐसे क्रमिक रूप से हम इसको बांटते हैं और फिर एक प्रदेश में पूरे सारे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सपोज ये एनसीईआरटी फर्स्ट बुक है, तो फर्स्ट बुक शो करती है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पृथ्वी पे प्लेट विवर्तन की हो, चाहे क्लाइमेट हो, ये इन सारी चीज़ों को हम पूरे वर्ल्ड के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो ये एक रीजनल ज्योग्राफी का उदाहरण हुआ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को जब डिवाइड करते हैं तो महाद्वीप और महासागरों में बंटते हैं। महाद्वीपों को जब हम बांटते हैं तो देशों में बांटते हैं, तो उसी देश के क्रम में एक देश है इंडिया, और इंडिया में सारे तत्वों का अध्ययन करना है, यानी इंडिया की भौतिक संरचना, अपवाह प्रतिरूप, जलवायु, वनस्पति, मृदाएं, तो ये इंडिया के ये प्रादेशिक भूगोल का एक उदाहरण है। इसी तरह से जब इंडिया में ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भारत में जनसंख्या, अधिवास, कृषि, उद्योग, परिवहन, ये सारी चीज़ें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी उदाहरण है एक रीजनल ज्योग्राफी का, लेकिन यही उद्योगों का वर्गीकरण हम पूरे वर्ल्ड में करते हैं तो ये उदाहरण है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का। तो ये दो अप्रोचेज हैं हमारे भूगोल में, और इन दो अप्रोचेज को, भूगोल को यदि कहें कि प्रादेशिक भूगोल है या क्रमबद्ध भूगोल है, इस टेंडेंसी को कहते हैं ड्वेलिज्म या द्वैतवाद। तो ये द्वैतवाद किसी विषय के विषय वस्तु पर जोर देने से बनता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत पहले से भूगोलवेत्ता प्रयासरत थे पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करने को, लेकिन बाद में फिर मानव भूगोल का विकास हुआ, क्योंकि मनुष्य को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना गया। तो भौतिक भूगोल का अध्ययन भूगोल है या कि मानव भूगोल का अध्ययन भूगोल है, भूगोल क्रमबद्ध भूगोल है या प्रादेशिक भूगोल है, इस तरह का जो द्वैतवाद है इसको बेसिकली हम लोग ड्वेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो वास्तविक में ये कुछ नहीं है, ये एक ही अध्ययन के विविध पक्ष हैं। तो वास्तविकता में ऐसा ड्वेलिज्म ये एग्जिस्ट नहीं करता। इन दोनों अप्रोचेज के आधार पे हम लोग समझेंगे कि भूगोल को कैसे बांटा जा सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच पे बांटते हैं तो दो भाग में बांटते हैं, एक है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल, और दूसरा है मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसी में दो क्लासिफिकेशन और हैं, प्रिंसिपल्स या फिलॉसफी, जो सैद्धांतिक पक्ष होता है विषय का, वो उसको हम लोग दार्शनिक पक्ष भी कहते हैं, और एक क्लासिफिकेशन और है मेथड्स और टेक्निक का। तो जो मेथड अपनाए जाते हैं किसी भी विषय वस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, तो उनको मेथड या टेक्निक कहते हैं हम। तो पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखते हैं क्या क्या इसके उप विभाग हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी को जब हम देखते हैं तो सबसे पहला आता है जियोमॉर्फोलॉजी, किसी भी क्षेत्र की या पूरे पृथ्वी की भूआकारिकी संरचना कैसी है, पर्वत, पहाड़, पठार, नदियाँ, ये कहाँ पे हैं। दूसरा हम इसमें वर्गीकरण देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जो किसी स्थान के जलवायु से संबंधित होती है। तीसरा इसमें हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान से संबंधित है, जो पृथ्वी पे जलमंडल है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान जल विज्ञान है। और चौथा इसमें सॉइल ज्योग्राफी, जो मृदा विज्ञान है। और इसी में एक पांचवा बायोजियोग्राफी, जो जैव भूगोल, ये ऐसे मंडल को शो करता है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व और जैविक समुदायों में अंतर क्रियाएं होती हैं। तो इनको जब कैटेगराइज करते हैं तो इसमें पहला आता है प्लांट ज्योग्राफी, जो पौधों के वितरण और उनकी विशेषताओं से संबंधित है। दूसरा है जू ज्योग्राफी, जो जंतुओं से संबंधित है। तीसरा इकोलॉजी, और चौथा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इकोलॉजी बेसिकली या पारिस्थितिकी, ये ऐसा विज्ञान है जो जैविक समुदाय और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का अध्ययन करता है और उनसे जो भी प्रतिरूप बनते हैं, तो सब ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी ये पर्यावरण के तत्वों और मनुष्य के बीच अंतरक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये भूगोल की ही एक शाखा है। और इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बायोजियोग्राफी है इसका इंटरफेस फिजिकल ज्योग्राफी में भी है और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी है।
यानी ये दोनों के तत्व इस भूगोल में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में ये कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पहला एस्पेक्ट है सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट, दूसरा है पॉपुलेशन और सेटलमेंट, जनसंख्या और उसका अधिवास किस तरह से है, तीसरा है आर्थिक भूगोल, चौथा ऐतिहासिक भूगोल, पांचवा राजनीतिक भूगोल। और सेटलमेंट के ज्योग्राफी में हम लोग दो पार्ट रखते हैं, एक होता है ग्रामीण अधिवास कि घरों की संरचना ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी है, और दूसरा है नगरीय अधिवास या घरों की संरचनाएं नगरीय क्षेत्रों में किस तरह की होती हैं। इसके साथ ही जो आर्थिक भूगोल है उसको बहुत सारा क्रियाकलापों में हम लोग बांट सकते हैं। तो जैसे कृषि का क्रियाकलाप है, औद्योगिक क्रियाकलाप है, टूरिज्म का है, पर्यटन, व्यापार और वाणिज्य का क्रियाकलाप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज हैं। तो इनको जनरली हम लोग प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं, इस तरह से पंचक क्रियाओं के रूप में ये सम्मिलित किया जाता है। ये सारे के सारे आर्थिक क्रियाकलाप हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स या फिलॉसफी की। तो फिलॉसफी में जो ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं, भूगोल में जो भी अध्ययन हुए हैं वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होके हुए हैं। तो उन विचारधाराओं को हम लोग दार्शनिक आधार कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जीवों के विकास क्रम की व्याख्या करती है। तो उस पुस्तक का भूगोल में प्रभाव ये पड़ा कि भूगोल में जो लैंडफॉर्म्स का अध्ययन होने लगा, जैसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स को, तो W.M. डेविस का एक साइकिल ऑफ इरोजन है। तो उन्होंने लैंडफॉर्म की व्याख्या जीव के विकास क्रम से किया है, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ये हमने नदियों वाले क्रम में थोड़ा सा पढ़ा था। इसी तरह से रेटजेल का जैविक राज्य की संकल्पना, जिस तरह से जीव पैदा होता है, विकास करता है और अंततः समाप्त हो जाता है, तो उसी तरह से राज्य या स्टेट्स ये उत्पन्न होते हैं, डेवलप करते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो इस पुस्तक का ये जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का जो विकासवाद का सिद्धांत था, एक ये दार्शनिक आधार है हमारे भूगोल का। या इसी तरह से क्लास 12 वाली ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक के पहले चैप्टर में जो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप है, उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे विचारधाराओं का क्या प्रभाव मानव भूगोल के ऊपर पड़ा हुआ है। जो दूसरा पार्ट है ह्यूमन इकोलॉजी, ये बेसिकली अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण से किस तरह की अंतर क्रिया करता है। तो इसको हम लोग ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। तो ये दोनों भूगोल के दार्शनिक आधार हैं। अब तीसरा इसमें जो बात करते हैं हम लोग, ये मेथड्स और टेक्निक का। तो टेक्निक भूगोल के अध्ययन का और प्रदर्शन का, प्रेजेंटेशन का एक आधार है। इसमें हम लोग कार्टोग्राफी, जो साइंस ऑफ मैप मेकिंग है, तो भूगोल में मानचित्रों का एक अलग ही तरीके का महत्व होता है। तो मानचित्र विज्ञान उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो मात्रात्मक विधियां हैं, जो गणितीय विधियां हैं, जैसे बहुत सारे माध्य, माध्यिका, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब एनालिसिस किए जाते हैं भौगोलिक निष्कर्ष निकालने के लिए। तो इनको कहा जाता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तीसरा फील्ड सर्वे मेथड्स, भूगोलवेत्ता अपने अध्ययन में विषय वस्तु की खोज में और उनके निष्कर्ष निकालने के लिए और ग्राउंड रियलिटी पता करने के लिए फील्ड सर्वे करते हैं। और चौथा इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली एक लेटेस्ट शाखा है और इसमें हम लोग यूज करते हैं GIS, इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये डाटा रिसीव होता है, रिमोट सेंसिंग भी इससे जुड़ा हुआ है। तो रिसीव करके कंप्यूटर्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से डाटा का एनालिसिस किया जाता है। दूसरा इसमें GPS, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होते हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हर तरह के परिवर्तन को मापने में विशेषज्ञता रखते हैं। और तीसरा है LIS, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी एक GIS का ही पार्ट है, जिसके द्वारा छोटे स्तर पे भौगोलिक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, स्थानीय सरकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये भूगोल का वर्गीकरण है सिस्टमेटिक अप्रोच के आधार पे, यानी क्रमबद्ध उपागम के आधार पे। अब दूसरा जो वर्गीकरण है ये प्रादेशिक उपागम के आधार पे है। तो वो किस तरह से है, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। तो जब प्रादेशिक आधार पे भूगोल को देखते हैं तो पहला वर्गीकरण इसमें रीजनल स्टडीज, प्रादेशिक अध्ययन। दूसरा वर्गीकरण प्रादेशिक विकास। तीसरा प्रादेशिक विश्लेषण और चौथा प्रादेशिक
नियोजन। तो प्रदेश क्या होता है, इसको और क्लियर कर लेते हैं। जो हिरार्की बांटी जाती है या क्रमबद्धता बांटा जाता है, तो प्रदेश बेसिकली एक यूनिक एरिया होता है जिसमें तत्वों की समांगता पाई जाती है। इट मीन्स कि रीजन इज अ यूनिक एरिया इन विच द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर होमोजेनस। होमोजेनिटी मीन्स कि उन तत्वों की अंतरक्रियाओं जैसी अंतरक्रिया किसी दूसरे रीजन में नहीं पाई जाती है। तो रीजन बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें पाए जाने वाले तत्व उसके निकटवर्ती प्रदेशों से अलग होते हैं। जैसे ए रीजन है, बी रीजन से अलग है। फिर हो सकता है कि कहीं पे ए रीजन फिर से पाया जाए जिसमें इस ए रीजन जैसे तत्व हों। पूरे विश्व को प्रदेशों में बांटते हैं तो वृहत स्तरीय प्रदेश मैक्रो रीजनल स्टडीज, दूसरा मध्यम स्तरीय प्रदेश मेसो रीजनल स्टडीज, और माइक्रो रीजनल स्टडीज या लघु स्तरीय प्रदेश। तो ये 3 क्रम में बांटा जाता है प्रदेशों को, और भी आधारों को प्रयोग करते हुए इसको बहुत छोटे से छोटे स्तर तक भी बांटा जा सकता है। दूसरा प्रादेशिक विकास, इन तत्वों में इन प्रदेशों में पाए जाने वाले संसाधनों का इस तरह से प्रबंधन करना कि वहाँ की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सके और प्रदेश विकास को प्राप्त हो सके। तीसरा रीजनल एनालिसिस, कहीं पर भी जो समस्याएं आती हैं वो प्रादेशिक विश्लेषण से दूर की जा सकती हैं। तो प्रादेशिक विश्लेषण से हमको संसाधनों और वास्तविकता के बीच में अंतर पता चलता है। और रीजनल प्लानिंग जो है प्रादेशिक नियोजन, इसी प्रादेशिक समस्याओं के लिए ये नियोजन किया जाता है। तो इस नियोजन में 2 रूप हैं, एक कंट्री प्लानिंग या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजन, और दूसरा टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग जो नगरीय क्षेत्रों के लिए नियोजन होता है। तो प्लानिंग का मतलब ही कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी भी प्रदेश की जो भी समस्याएं होती हैं वो समस्याएं दूर की जा सके। तो ये वर्गीकरण है भूगोल का रीजनल अप्रोच के आधार पे। अब भौतिक भूगोल का महत्व क्या है, तो भौतिक भूगोल क्या क्या अध्ययन करता है किसी भी क्षेत्र में। लिथोस्फीयर का अध्ययन करता है, स्थलमंडल का, जिसमें हम विभिन्न लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। दूसरा वायुमंडल का अध्ययन करता है, और इस वायुमंडल में उसका संगठन, संरचना, किस तरह से एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट के, तापमान, दबाव, वायु प्रवाह और वर्षा, इन सब का अध्ययन करता है। तीसरा जो है हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर में समुद्र हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, जो जलमंडल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं इनका अध्ययन करता है। और चौथा बायोस्फीयर, ये जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ये छोटे से लेके बड़े तक, ये फूड चेन, फूड वे किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के साथ, इनका अध्ययन करता है। तो बेसिकली ये 4 कंटेंट हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसमें प्रत्येक तत्वों का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे लैंड फॉर्म है, ड्रेनेज है, रिलीफ फीचर्स हैं, ये डिफाइन करते हैं कि मृदा किस तरह की होगी, किस तरह की वनस्पतियां पाई जाएंगी, जलवायु किस तरह से होगा। जैसे हम हिमालय का उदाहरण लेते हैं तो हिमालय भारत की जलवायु में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसी तरह से बहुत सारे पर्वत हैं जो वर्षा की मात्रा को, प्राकृतिक पवनों की दिशा को, स्थानीय पवनों को प्रभावित करते हैं। जो वायुमंडल में क्लाइमेट का फैक्टर है, इसमें तापमान और वर्षा का जो फैक्टर है, इससे अपक्षय पे प्रभाव पड़ता है, वेदरिंग पे, इरोजन पे प्रभाव पड़ता है। रेनफॉल से एक्वीफर जोन चेंज होते हैं, ग्राउंड वाटर की सिचुएशन इससे प्रभावित होती है, ग्राउंड वाटर की लोकेशन इससे प्रभावित होती है। इसी तरह जल की उपलब्धता ने मानव अधिवासों को प्रभावित किया है। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि प्राचीन जो भी सभ्यताएं थी वो नदी घाटियों में विकसित हुई, और आज भी हम देखते हैं जो जनसंख्या के बहुत ज़्यादा घनत्व के क्षेत्र हैं वो नदी घाटियों के क्षेत्र हैं। तो ये सारे तत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि फिजिकल ज्योग्राफी कंट्रोल्स ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं, मानवीय क्रियाकलाप हैं, वो इन प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित होते हैं, इसलिए ये तत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।